हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 12 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक फ्रिक्शन। ठीक है, ये चैप्टर आप ऑलरेडी अप्रैल में हुआ था, बट देयर इज सम कंफ्यूजन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से देख लेते हैं, है ना, ब्रीफली। सब फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक, और कहाँ पे लगता है, कब लगता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके घर में पानी जो है वो फर्श में गिरा हुआ है ना, आपका ध्यान नहीं जाता है, आप वॉक कर रहे हैं, पैरों से पड़ेगा तो क्या होता है, कई बार मतलब हम फिसल सकते हैं उसमें, विल स्लिप। ठीक है, उसके बाद रोड पे भी कई बार देखा हुआ है, बनाना पील के ऊपर किसी गलती से पैर पड़ जाता है तो वो फिसल जाता है। ठीक है, ऑन अ रफ सरफेस, ऑन सैंड और ऑन अ स्नो यू वॉक स्लोली, यू आर नॉट एबल टू वॉक as faster as you walk on the hard surface। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों हो पा रही है ना, ये सब that all happens because of the friction। वो सब जो हो रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक को मुझे मतलब पुश करना है या फिर पुल करना है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू दैट उसमें पुली लगा हुआ है, तो जिसमें पुली लगा हुआ उसमें मुझे पुल करना या पुश करना ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ सब में क्या फंक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो और अच्छे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज वन ब्लॉक इज केप्ट ऑन द सरफेस। चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ है आपने कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन आपका कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा तो ही फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, चैप्टर 11 आपने पढ़े हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया और ये ब्लॉक हो गया, इसका ये नीचे वाला सरफेस ये ब्लॉक का हो गया और ये ग्राउंड, दोनों एक दूसरे पर रखे हुए, ब्लॉक मतलब ग्राउंड पर रखा हुआ है। नाउ सपोज अ फोर्स F इज अप्लाइड, ये स्मॉल फोर्स ऑफ पुश, मतलब इधर से मैं इसे पुश कर रहा हूं। ठीक है, तो जिधर फोर्स लगा हुआ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट विल मूव इन दैट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जो है उधर पे ही मूव करेगा, जिधर पे फोर्स लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ऑब्जेक्ट भी उधर पे ही मूव करेगा। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव करेगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, फोर्स का डायरेक्शन उधर तो ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करेगा। ठीक, लेकिन फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिधर भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं हमेशा फ्रिक्शन जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फर्स्ट केस के लिए जब फोर्स हमारा इधर लगा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन अपोजिट, और जहां पे कांटेक्ट था वहीं पे लगेगा। ये नहीं कि यहां पे लग गया इधर पे कहीं पे, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट जहां पे दो सरफेस का कांटेक्ट था वहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो कहां पे लगेगा, यहां कांटेक्ट यहां पे हो रहा था, यहां पे लगेगा। और किस डायरेक्शन में, अगर जो फोर्स का डायरेक्शन आपका राइट साइड में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। तो ये यहां पे लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, दूसरे केस में हम क्या करें, इसे इधर पे ही है, उधर इसे क्या करें, पुल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कहना आएगा फोर्स ऑफ पुल। ठीक, अब अगर जो है फोर्स ऑफ पुल इधर है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में फोर्स का डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन राइट साइड में होगा। ठीक है, तो जिधर भी फोर्स अप्लाई करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब होता क्या बेसिकली कि सपोज वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, साइकिल चला रहे हैं, आफ्टर सम टाइम इफ यू डू नॉट पैडल तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ बाइसाइकिल जो था वो स्लो डाउन कैसे होगा, क्यों रुका वो, आपने तो चला रहे थे, आप पैडल करना बंद कर दिए तो वो कहीं पे भी जाके ट्रेवल करेगा, थोड़ी देर में जाके रुक देगा। या फिर एक सरफेस है, या आपका बॉल है, फुटबॉल है मान लीजिए, या आपका सरफेस हो गया। ठीक, आपने फुटबॉल को किक किया, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जाके फिर रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने किक किया मतलब एक फोर्स अप्लाई किया है। ठीक, बट वो रोल होते होते जैसे जैसे रोल हो रहा है उसका फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें अप्लाई हो रहा है, अब वो इस फोर्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस करते जा रहा है, कम करते जा रहा है। और जैसे जैसे वो फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड खत्म होगा तो वो बॉल आकर जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी
दो कॉन्टैक्ट सरफेस, फुटबॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस, इनके बीच में कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में क्या हो, जैसे फुटबॉल रोल होना स्टार्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा आपके बॉल की मोशन को स्लो करते जाएगा और धीरे धीरे जाकर कुछ समय बाद आपका बॉल जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, आज जैसे अनबैलेंस बोल रहा हूँ, है ना, अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है, और बैलेंस फोर्स जो होता है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक रहता है, रेस्ट पे रहता है, ठीक। तो अगर जो कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगते तो ऑब्जेक्ट एक बार मूव करता है तो वो मूव करते रहता है, ठीक है, जैसा कि आप जनरली स्पेस में होता है, फाइन, क्योंकि स्पेस में अदर फोर्सेस नहीं लगते, हम ये मानते हैं, ना आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा कुछ तो रहता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, पहले डिफाइन करना होगा, फोर्स which slows down the motion of an object, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट मोशन को स्लो डाउन कर रहा है, एंड फाइनली स्टॉप, और फाइनली क्या कर रहे हैं, उसको रोक दे, वो कहलाता है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब ये फोर्स जो रहता है, फोर्स मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये जनरली स्टार्टिंग में 0 0 पे रहता है, जब इसमें कोई वेट हैंग नहीं किया है, ठीक, 0 पे जा रहा है पॉइंटर। अब जैसे हम लोग इसमें कुछ वेट हैंग करेंगे या फिर कुछ फोर्स लगाऊंगा, मतलब वेट की वजह से फोर्स लगेगा, चाहे आप इस डस्टर को इसमें बांध दीजिए और इसको फिर किसी ग्राउंड पे रख दीजिए, इस डस्टर को मान लीजिए किसी ग्राउंड पे रख दीजिए, एक धागा उसमें बांध दीजिए, उस एक एंड धागे का इसमें बांध दीजिए, फिर आप उसको क्या करिए, पुल करिए, तो देखिएगा ये पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है, ये पॉइंटर मूव करेगा, और जहां पे भी वो पॉइंटर जाके रुकेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो वहां पे आपके फोर्स को बता देगा कि वहां पे कितना फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे एक वेट लिया हुआ है, ठीक है, ये सपोज 100 ग्राम का वेट है, इसको क्या करूंगा मैं, ये फोर्स आप कहीं पे भी ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको पुल करके भी देख सकते हैं, या फिर कोई वेट का हैंग करके भी देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। मैंने इसलिए क्या हैंग कर दिया, ठीक, देखिए स्टार्टिंग में पॉइंटर 0 0 पे, जैसे मैं इसमें वेट हैंग कर रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे फोर्स का स्ट्रेंथ पता करना है, स्प्रिंग बैलेंस का मेन काम रहता है कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट में लग रहा है वो पता करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.01 पे जाकर पॉइंटर रुका हुआ है, मतलब इसका फोर्स कितना लग रहा है 0.01, और वेट कितना था, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वेट फोर्स, वेट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उस पर 0.01, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस का काम रहता है, क्या फोर्स को मेजर करते हैं इससे, ठीक। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो सपोज ये टेकन अ बुक, मान लो आप लोगों ने बुक लिया, ठीक है, ये टेबल है, ये आपने बुक को इंक्लाइन करके रख दिया है, हल्का स्लैंड करके किसी सपोर्ट के थ्रू, एक सपोर्ट के थ्रू, वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, उसको एक बुक इंक्लाइन करके आपने सपोर्ट के थ्रू रख दिया है ना। अब क्या करें आप, सपोज यहाँ पे पेंसिल रखी, आप जैसे स्कूल में टाइम पास करने के लिए आप लोग करते हैं, ठीक है, पेंसिल रखी और इसको यहाँ पे से आप पेंसिल को रिलीज करेंगे, तो क्या करेगा पेंसिल डिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ पे रोल होते होते यहाँ से रोल होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से रोल होते होते इट विल कवर सम डिस्टेंस, सपोज वो ए पॉइंट तक आया, ठीक है, एक प्लेन टेबल पे आपने बुक को इंक्लाइन करके रखा, उस बुक पे पेंसिल को रिलीज किया, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है।
अब अगेन सेम केस ले रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो टेबल था उस पे एक कपड़े को हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया, कपड़े को फैला दिया टेबल पर। जैसे यहाँ पे सरफेस स्मूथ था, प्लेन था, यहाँ पे उस टेबल पे हमने कपड़ा बिछा दिया है, ठीक। अब वापस हम क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी, पेंसिल को यहाँ से रिलीज करेंगे, क्या करें, पेंसिल यहाँ से रोल होना स्टार्ट करेगा एंड इट विल कवर सम डिस्टेंस, बट क्या वो पहले जितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जितना डिस्टेंस उसने इसमें कवर किया क्या उतना सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा करेगा या कम करेगा? तो यहाँ पे बी वाले केस में इस यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। रीजन क्या हुआ कि पहले केस में सरफेस स्मूथ था, इसलिए फ्रिक्शन जो था वो इस केस में लेस फ्रिक्शन कैसा था, कम था, और इसमें सरफेस थोड़ा सा रफ हुआ कपड़े की वजह से, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा होगा, इसमें मोर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट, इसके कंपैरिजन में इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मोर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू केस 1, ये आपका केस 1 था, केस 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रिक्शन जो होता है is caused by irregularities friction is caused by the irregularities on the two surface, on the two surface, ठीक है। दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। दो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होती है ना, उनके बीच में इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? तो मान लीजिए आप बुक है, इरेगुलरिटीज मतलब कुछ ऐसा सरफेस, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ये अब मान लीजिए बुक था, ये बुक का मान लीजिए ये इरेगुलरिटी जो है वो कैसा है, बुक का है, ठीक है। अब मान लीजिए और एक इरेगुलरिटी और ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल टेबल का है, मान लीजिए किसका है आपका, ये टेबल का है जिसपे वो बुक रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इन दोनों बुक और टेबल के बीच में क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा, ये इरेगुलरिटीज क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी इनके बीच में। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं तो यहाँ पे बुक के उसको आप इंटरलॉक कर दीजिए, ठीक है। ये आपका बुक फिर से, और ये नीचे का है टेबल, क्या हुआ, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो गया, इंटरलॉकिंग में फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गए, इंटरलॉकिंग हो गए। यहां पे क्या हो गया, इंटरलॉकिंग, तो इस जितना ज्यादा ये इंटरलॉकिंग जितना स्ट्रांग रहेगा, है ना, ये इंटरलॉकिंग जितना क्या बोलते हैं स्ट्रांग रहेगा, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो भले ही सरफेस कितना भी स्मूथ हो, है ना, कोई भी सरफेस कितना भी स्मूथ हो, वहां पे बहुत माइन्यूट इरेगुलरिटीज रहते ही रहते हैं, ठीक है। और अगर सरफेस रफ है तो ऑब्वियसली वो इरेगुलरिटीज ज्यादा रहेंगी, बहुत स्मूथ है तो बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटीज रहेंगे पर रहेंगे, और सरफेस रफ है तो आपका इरेगुलरिटीज ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उन इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है। कोई डाउट? इसको एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको मतलब मैट है घर पे रखा हुआ, मैट पर जो मैं आपको मतलब पुल करने बोलूँ, पकड़ के, जैसे मैट आपको पकड़ के आप खींच रहे हो उसको, ठीक है, आप इजीली खींच सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि मैट और सरफेस के बीच का जो इरेगुलरिटीज होगा या फिर फोर्स जो होगा वो
मतलब उनके बीच में इरेगुलरिटीज कम होंगी या फिर आपका फोर्स उस इरेगुलरिटीज को ओवर करे। हाँ, एक और चीज, ये इंटरलॉकिंग है, फिर भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, फ्लोर पे रखा हुआ है, उसको पुश करते हैं तो वो मूव करता है ना। क्यों करता है? बिकॉज हमारे जो फोर्स, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करता है। हमारा फोर्स जो होता है, जैसे इंटरलॉकिंग हो गया है, अब मैं उससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा जो उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दे, है ना, जिसकी वजह से वो इंटरलॉकिंग रिड्यूस जाए तो क्या होगा, या फिर कमजोर पड़ जाए, वीक पड़ जाए तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट फिर मूव करने लगेगा। ठीक है, मूव करते हुए भी इरेगुलरिटीज रहेंगी, पर उस समय आपका फोर्स लग रहा है, आपका फोर्स जो है इरेगुलरिटीज की वजह से जो भी फोर्स लग रहा था या फ्रिक्शन लग रहा था उसको ओवरकम कर रहा है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन हुआ है, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रिक्शन उस समय भी होता है, बट फोर्स आपका ज्यादा रहता है, इसलिए वो फ्रिक्शन की कंपैरिजन में, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आगे की डायरेक्शन में मूव करते रहता है। ठीक, अब जैसे बोल रहा हूँ मैट का एग्जांपल दिया था, मैट को आप कोई बैट, उसमें सिंपली मैट रखा हुआ है, उसको आपको मैं ड्रैग करने को, खींचने को तो आप आसानी से उसको खींच लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो उसी मैट पे मैं किसी को बैठा दूं या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उस पर रख दूं और फिर उसको आप मैट को खींचने बोलो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? पहले केस में जो इंटरलॉकिंग था, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं दूसरे सरफेस में, एक सरफेस को दूसरे सरफेस में, जैसे ये बुक का सरफेस था और एक टेबल का सरफेस था, उनके बीच में इंटरलॉकिंग था, दोनों को आप ज्यादा हार्डली प्रेस करूंगा और फिर किसी को बोलूंगा पुल कर, तो क्या होगा, जैसे ही हार्डर प्रेस किए हम लोग उसको, तो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाता है, मतलब ज्यादा इंटरलॉकिंग का की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमको उसको ओवरकम करने के फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैट वाले केस में वैसे ही, जब उसमें कोई बैठेगा वो फिर ड्रैग करने बोलूंगा तो वो उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में इंटरलॉकिंग आपका ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंटरलॉकिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, उसको ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा आपका, तो मतलब क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, है ना, सरफेस की जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके क्या बोलते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स देखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।